नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत चुनाव की। 6 जिलों में चुनाव, 78 पंचायत समिति के प्रधान बनेंगे, 6 जिलों के जिला प्रमुख बनेंगे। तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। कांग्रेस को सर्वाधिक सीट मिली है, बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा गैप है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह होगी कि निर्दलीय और दूसरे दलों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये किसी को भी प्लेट तक रायता पहुंचा भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये समीकरण बैठेंगे कैसे। क्यों यहाँ ये चर्चा करना लाजमी होगा। ये पहली बार नहीं होगा, कई बार राजस्थान में ऐसा हुआ है पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में कि मेजोरिटी किसी के पास में है और घोड़े कहीं और दौड़ गए, यानी कि प्रधान या जिला प्रमुख कोई और बन गया। नजरें सबकी टिकी हुई हैं। बीजेपी भी अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों पे भी नजरें गड़ाए बैठी है और कांग्रेस भी। आरएलपी अपने तरीके से अपने पैक्ट्स के साथ काम करेगी, कुछ इसी तरह से इंडिपेंडेंट किंग मेकर की भूमिका में होंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और लंबे समय से चल रहा एक चुनाव का जो शोर था मतगणना के साथ में थम तो जाएगा, लेकिन 2 दिन राजस्थान के काफी महत्वपूर्ण होंगे जब जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव होंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, आरएलपी नेता महिपाल महला हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। और कांग्रेस से अभी अरुण शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। सबसे पहले यह जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है और हम देख चुके हैं पहले 21 जिलों के चुनाव भी। कई तरह के समीकरण मेजोरिटी होने के बावजूद भी ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि हाँ मेरा जिला प्रमुख बन जाएगा या फिर हम किसी के सहयोग से बना लेंगे। समीकरण कभी भी बदल सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ दल बदल कानून तो लागू है नहीं और यही बड़ी वजह है कि बाड़े में सजो के रखना पड़ रहा है अपने जवानों को, या अपने जो कहें कि प्रत्याशी हैं, जो अभी प्रत्याशी के साथ साथ अब तो वो पार्षद कहलाएंगे। तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि कितने जिला प्रमुख किसके बनेंगे, कितने किसके बनेंगे। 6 है हालांकि बस। योगेंद्र जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, जिस तरह का दृश्य बनने लगा और पिछला जो अनुभव है उसको देख करके कहा जा सकता है कि जो आपके लोग निर्वाचित होकर के आए हैं उनकी प्रतिबद्धता की कोई गारंटी नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ डेमोक्रेसी में खरीद फरोख्त का सिलसिला तो चलना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि निर्वाचन आयोग इसमें कुछ कर नहीं सकता और ये सारा खुला मैदान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों को पॉलिटिकल लेवल पे अपने स्तर पर सोचने की जरूरत है। किस तरह की अनैतिक उससे अगर आप शासन में आते हैं, अगर आप अपना जिला प्रमुख बनाते हैं, आप अपना प्रधान बनाते हैं, तो ये कोई एक अच्छा आदर्श तो है नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ बनेगा वो सामने होगा। अभी कुछ दावा ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक बढ़त कांग्रेस को है सब जगह, जैसा कि देखा है। और डोटासरा साहब अभी 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो उसमें दावा भी करेंगे। लेकिन साथ साथ में ये सोचने की बड़ी जरूरत है, जो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों को बताएं कि जो इश्यूज है उन पे तो कुछ सिलसिला बना ही नहीं। जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की तकलीफें हैं किसानों की, उनको लेकर के तो जैसा दृश्य बनना चाहिए था वैसा दृश्य बना नहीं है। इसका अर्थ क्या निकला? ये अपने आप में आईना है। इस आईने को देख करके स्वयं हम समझ सकते हैं, साथ साथ में राजनीतिक दलों के प्रमुखों को समझना चाहिए और राजनीतिक दलों के जो अनुयायी हैं उनको समझना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि ये मौका है। बहरहाल ये दावे तो सब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही दावा किया था कि सब जगह हमारे जिला प्रमुख बनेंगे और सारा सिलसिला बनेगा, लेकिन वैसा सिलसिला बनता नहीं है। लेकिन वैसा भी नहीं बना जैसा कांग्रेस कह रही थी कि सब जगह हम सब साफ कर देंगे, वो भी नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि तो राजनीतिक बयान होते हैं, कोई भी फील्ड में उतरता है तो यही कहता है कि हाँ इसमें ऑफ कोर्स जीत तो हमारी ही होगी, हार के लिए कोई नहीं कहेगा। योगेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी आदत पड़ गई अभी बर्दाश्त करने की। पहले हमारी आदत नहीं थी, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ऐसे झूठे दावे किए जाए और उनको हम स्वीकार कर ले। हम लोग कहते थे तथ्यों से बताइए, आपके कामों से बताइए। वो कामों से कोई पूछता नहीं है, तथ्यों को कोई समझना नहीं चाहता, और साथ साथ में जो दावा करते हैं वो करते ही हैं। क्योंकि कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि
हमारी पराजय हो जाएगी। हर लोग ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, जिला प्रमुख हमारे बनेंगे, प्रधान हमारे बनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ उल्टी। और जनमानस को जो बात सोचने की, उसके लिए तो निश्चित रूप से, और इसका मतलब यह कि जिनके पास में जो ताकत होगी, जो मैनिपुलेशन होगा, वही अपने जिला प्रमुख बना ले जाएंगे। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुके हैं पंचायत समिति के, जिला परिषद के भी आ जाएंगे, स्थितियां जो साफ हैं वो। लेकिन अगर हम बात करें रिजल्ट को लेकर के, तो मैं एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। प्राइम टाइम है ये कि ज्यादा सीट जो हैं पंचायत समिति की कांग्रेस के खाते में चली गई हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए, यदि आप पूरा देखेंगे तो जब तक पिछली बार यदि आप चुनाव देखें तो पिछली बार हमारी सरकार थी और इन चुनाव में जो है 4 जिला प्रमुख हमारे थे, और सीट्स पे जो है बहुत, जो आज अंतर है उससे ज्यादा, काफी ज्यादा अंतर जो है सत्ताधारी पार्टी हम थे तब था। आज हमारे को बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, करीबन कोई 100 समथिंग सीटों का फर्क है जो चुनाव उसमें है। लेकिन यदि आप जिला प्रमुख के उसमें देखें तो 1-1, 2-2 सीट्स का फर्क है। और जैसे दूदू जैसे जगह पर जहां पर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी जिनको बनाने की कोशिश की थी, वहां तो उनकी 2 ही सीटें हमारे पास, ऐसी कई जगह बनी हुई। तो मैं इस पर नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो चुनाव की होते हैं, जितनी हमें आशा थी शायद हो सकता है उतनी हमें नहीं हुई, लेकिन हाँ फिर भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है, काफी ठीक है। जो चीजें होंगी उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन एक बात जो अभी ओम सैनी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो मुद्दे सामने नहीं आए उनमें से कुछ मुद्दे तो गिना दिए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे जो है रह गए, कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन जो थी, तो कहीं राजस्थान में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की हालत बनी हुई है, जिस तरीके से क्राइम लगातार फैल रहा है कि कोई किसी का भरोसा नहीं है, ना कोई जो बकरी चराने के तो उसका भरोसा है, ना कोई शहर में चल रहा है शूटर का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा शूटर का मार जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। ये सारे मुद्दे जो है, उन्होंने कहा कि ये मुद्दे निश्चित रूप से सारे आते तो उन पर बहस होती तो चलता, लेकिन फिर भी वैसे तो हम देखें तो ये जो चुनाव होते हैं इसमें मुद्दे कोई सब गौण हो जाते हैं। सिर्फ इसमें यही चलता है कि सहमात, जाति, धर्म का तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जातियों का खेल बहुत जबरदस्त चलता है। लोकलाइज इलेक्शन होता है किसमें कोई, लेकिन मतदाता, मैं एक बात यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बहुत ही रोचक और मजेदार वाला है मतदाता भी। आप लोगों में से महिपाल मेला हमारे साथ में बैठे हैं, जो लगातार वहां टच में रहे। एक व्यक्ति जब कैंडिडेट जाता है तो उसके यहाँ कसम खाता है हाथ लगा करके, दूसरे के यहाँ पे, तीसरे के यहाँ पे, यानी गाजर मूली की तरह कसम खाना शुरू कर दिया मतदाता ने। वो भी इतना चालक और समझदार हो गया है, पहले की तरह नहीं है कि इस गली में आप जा रहे थे नहीं मत जाना, उस पार्टी से बंधे हुए लोग हैं। अब वो नहीं है, एक घर में भी 4 जगह वोट पड़ते हैं। इसे एक, मैं कहूंगा कि लोकतंत्र के एक अलग तरीके से भी इसे देखा जाना चाहिए। पहले एक गांव में कोई जाता था, लड्डू का बोरा लेकर के जाते थे कि चिंता मत कर ये गांव तेरा पक्का। अब नहीं होता है यहाँ पे। या दूसरी चीजों के कार्टून्स पहुंच जाते थे, अब तो नहीं है। अब तो घर में कोई नहीं दावा कर सकता है कि पूरी फैमिली के वोट एक जगह पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं है। बच्चे बहुत समझदार हो गए, 18 साल की उम्र करते ही सबसे पहले देखते हैं वो मेरा मताधिकार का प्रयोग मैं करूंगा, कहाँ करेगा, मेरी इच्छा होगी जहां करूंगा, ये जवाब होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सजगता भी कहूंगा मैं इसे। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं इस परिणाम को एक में, लेकिन आपके लिए सुखद बात ये जरूर कहूंगा कि पंकज जी ने बहुत ही नपे तुले और सदैव शब्दों में कहा है, जो लगातार बीजेपी हमला बोल रही थी कि सत्ता का दुरुपयोग, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब आप अपोजिशन में थे तो आप लोग भी वसुंधरा राजे पर यही आरोप लगाया करते थे। आज बीजेपी लगा रही है जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो एक परंपरा से बन गई है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पंकज जी ने वास्तव में जो सैद्धांतिक रूप से बयान आना चाहिए बीजेपी की ओर से, वो बयान उन्होंने दिया। इन रिजल्ट्स को लेकर मैं आपका भी एक रिएक्शन जानना चाहूंगा। जी, योगेंद्र जी, आशानुकूल रिजल्ट हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे अब भी कसर इसमें लगती है, लेकिन कांग्रेस की बढ़त स्पष्ट है और मतदाता का जो झुकाव है, जो संकेत है, वो भी स्पष्ट है। देखिए, ये रिफ्लेक्शन है, ये परिणाम जो पिछले 2.5 साल से अशोक गहलोत जी की सरकार का जो प्रबंधन रहा है, महामारी हो या और भी जो सरोकार हैं समाज के, उसके प्रति जो उनका संवेदनशीलता है वो रिफ्लेक्ट होती है। और अब लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है, हालांकि मैंने बताया और अभी ओम सैनी जी भी जिक्र कर रहे थे, ये काफी स्थानीय चुनाव होता है जिसमें आदमी लगभग एक दूसरे को जानते हैं, जाति के हिसाब से
वोटिंग होती है, ये सब अपनी जगह अब भी खड़ा है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन फिर भी एक जो परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है पिछले कुछ चुनावों से, उसमें मैं वेस्ट बंगाल और बिहार के विधानसभा चुनावों को भी जोड़ के रखता हूँ। पहली बार मतदाता जागरूक होता दिख रहा है देश के असली मुद्दों की तरफ। वरना आप देखिए पिछले कुछ चुनाव मुद्दों पे नहीं हुए हैं, भावनात्मक तौर पे लड़े जाते हैं और रियल मुद्दे कभी भी इसमें सामने आते नहीं हैं। लगभग ध्यान भटका दिया जाता है, ऐन चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपका ध्यान भटक जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ योगेंद्र जी, जैसे 2 साल का बच्चा परिवार में होता है, वो गिर जाता है कई बार, तो उसको माता पिता कहते हैं वो देख बेटे चिड़िया सामने देख, तो वो बेचारा चिड़िया में उलझ जाता है और अपना दर्द भूल जाता है। पिछले कुछ चुनाव ऐसे ही हैं, मतलब जब बच्चा कहने लगता है साहब महंगाई बहुत है तो उसको 370 दिखा देते हैं, फिर कहते हैं बेरोजगारी ज्यादा है उसको ट्रिपल तलाक दिखा देते हैं और वो थोड़ी देर अपना भूल जाता है। इस तरीके से मुद्दों से भटकाया गया है लगातार। लेकिन जैसे मैंने कहा बिहार में भी काफी क्लोज था ये मामला, जबकि देखने में बड़ा लग रहा था कि तेजस्वी बिल्कुल बच्चा है और उसके सामने महारथी खड़े हैं, पर आपने देखा हुआ कुल 5 सीटों के अंतर से वहां फैसला हुआ। और वेस्ट बंगाल का मतदाता तो चमत्कृत करने वाली समझदारी, उसमें मतलब हमारी पार्टी भी शामिल है जिसका सफाया हो गया। कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात उस चुनाव की भी ये है कि वहां का मतदाता समझ पाया कि पहली प्राथमिकता क्या है, कौन है जो पूरा नरेशन बदल रहा है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलाना चाहता है, जो कि मेरा स्पष्ट मानना है। लेकिन राजस्थान के चुनाव में आप जो बात कर रहे हैं, राजस्थान के चुनाव का जो ट्रैक लाइन रही है मतदाता की, वो जो बात आप कह रहे हैं उस दिशा में बढ़ी है, नेशनल इश्यूज पे वोट कास्ट हुआ ये? नॉट एंटायरली, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक खास किस्म का संतोष है कि एक सरकार है, संवेदनशील है, अपने प्रबंधन उसका ठीक रहा है, ये वो सहमति साफ दिखती है। क्योंकि विपक्ष के पास ज्यादातर काफी मसालेदार चीजें होती हैं आमतौर पे। वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में, अरुण जी वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं महिपाल मेला हमारे साथ आरएलपी से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। महिपाल, एक तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कुछ जगह पे आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अभी कुछ पत्ते खोल पाएंगे कि हाँ किस दिशा में बोतल ट्रैक करेगी, या फिर अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि अभी हम लोग मीटिंग करेंगे? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अभी कुछ रुख तय हो पाए आरएलपी का। हाँ योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जन टीवी पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो बड़ी लार्जेस्ट पार्टियां हैं ही, और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जो चुनाव जीत के आए हैं उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अब अरुण जी, खैर बात अलग है कि वो ट्रेन छोड़ के पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पे निकल लिए, जबकि चुनाव यहाँ लोकल इश्यूज को लेकर लड़े जा रहे हैं। ये जो 6 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं सर, मेरा ये मानना है कि इन चुनाव में लोकल इश्यूज के साथ साथ स्टेट और नेशनल इश्यूज भी इसमें काउंट होंगे, क्योंकि ये किसान बिरादरी जो मैक्सिमम गांव में रहती है, ये शहरों का वोट तो पड़ नहीं रहा, और मैक्सिमम जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं, अच्छा महंगाई से तो सारा देश ही प्रभावित हुआ है, पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन। जी बिल्कुल महिपाल, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। कोई नेटवर्क इश्यू है जो अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। तो कुछ इश्यूज स्टेट के भी हैं, कुछ इश्यूज नेशनल इश्यूज में, पर ज्यादातर लोकल। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लोकल जब इलेक्शन होता है तो उसमें लोकल मुद्दे हो सकते हैं, या फिर आपकी भाईबंदी बहुत काम आती है उसमें। ये सारी चीजें इसमें काउंट हो रही है। रही बात की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो ये बहुत ज्यादा उत्साहजनक हमारे लिए परिणाम नहीं है, क्योंकि जितनी भी और पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे बसपा हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे
एनसीपी हो चाहे ट्राइबल पार्टी हो, इन सबसे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रिजल्ट बेहतर रहा है। आज भी हम तीसरे नंबर पे हैं। जब से हमने पार्टी बनाई, हमने प्रयास किया कि कांग्रेस और भाजपा का विकल्प राजस्थान में हम जनता को दें। जी बिल्कुल। तो महिपाल मेहला चाहते हैं कि एक विकल्प के रूप में लोग लाइक कर रहे हैं, जहां पे भी उन्हें मतदान मिला है एक विकल्प के रूप में मिला है, आरएलपी को लोगों ने विकल्प के रूप में चुना है। लेकिन लोकल मुद्दों की आप महिपाल बात कर रहे हैं कि काफी हद तक किसान आंदोलन का कुछ असर दिखा है इसमें। किसान आंदोलन का असर बहुत सारी जगह असर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो 21 जिलों में पिछली बार जो चुनाव हुए थे 6 महीने पहले, जी बिल्कुल। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। ओम जी, कुछ जैसे अभी इसमें कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं, चाहे महंगाई हो या फिर किसान आंदोलन हो, इनका कुछ रुख रहा, या फिर ये कहें कि भाईबंदी के आधार पे होता है चुनाव वैसे ही रहा? योगेंद्र जी, कुल मिलाकर के जो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान तो घूमे नहीं, हम 6 जिलों में भी नहीं गए उस तरीके से, जी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो स्वर निकल करके आया उस स्वर से ऐसा पता लगता है कि टिकटों की लेन देन को लेकर के, रिश्तेदारियों को लेकर, वंशानुगत, वो सारा उन बातों की चर्चाएं तो खूब हुई है, लेकिन इश्यूज या पार्टी की प्रतिबद्धता को लेकर जो सवाल खड़े होने चाहिए कि यस, हम इस पार्टी के और हम इस तरीके से स्टैंड करेंगे, और हम यही नहीं, हम नगर पालिका से लेके पंचायत से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक हम उसी तरीके से सोचेंगे, वैसे ही करेंगे। वैसा स्वर नहीं दिखा कहीं पर भी, न कांग्रेस का दिखा न बीजेपी का दिखा। दावा कुछ भी करते रहे, और ये मैं ये समझता हूँ कि प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आरएलपी, जैसा महिला साहब फरमा रहे थे कि वो एक विकल्प के रूप में निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है कि वो किसके साथ में है, उनकी धर्मनिरपेक्षता पे उनकी क्या सोचना है, सांप्रदायिकता पे वो कैसे सोचते हैं, भारतीय संविधान को लेकर उनके क्या ख्याल है। वो कभी इधर जा सकते हैं, कभी उधर जा सकते हैं। वो वाली बात, आप जैसी जो आप पार्टी जैसा सिलसिला, वो मैं समझता हूँ कि विकल्प ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी सन 80 में जब पैदा हुई थी, तब ऐसा ही विकल्प बना था कि लगा था कि कांग्रेस का विकल्प अब भारतीय जनता पार्टी है, तो वैसा स्वरूप नहीं है। और अभी जो कुछ देखा, तो जैसे किसानों का आंदोलन इतना जबरदस्त चला है, उसका तो इम्पैक्ट ये आना चाहिए कि गाँव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल। योगेंद्र जी, एक मिनट, मैं सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी सर, आप कह रहे हैं कि आपका विजन स्पष्ट नहीं है, आप भूल गए 6 महीने पहले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। देखिए, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ महिपाल जी, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ सर। कांग्रेस और भाजपा ने यूनाइट होकर राजस्थान में डूंगरपुर में चुनाव लड़ा, पूरे प्रदेश में। आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो आप लोग चूंकि जवानों की पार्टी है, मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ, इसलिए आपके विजन बड़े साफ होने चाहिए, बड़े स्पष्ट होने चाहिए, लोग आपको तत्काल स्वीकार करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि चीजें कंफ्यूजन पैदा कर, चीजें कंफ्यूजन पैदा करती है। यही तो दम है, इसी का तो दम आपको फैसला करना पड़ेगा, इनके सामने आप खड़े हो जाए, जवाब दे सकते। वापस लौट, भाजपा और कांग्रेस ने छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और बात कर रहे हैं हम राजस्थान में 6 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव परिणाम को लेकर के कांग्रेस के हाथ बढ़त लगी है। लेकिन यहाँ क्या ये संतोषजनक कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज को लेकर के ये फैसला जो है वो जिन जगह पे हुआ वो सही हुआ है, या फिर ये कहें कि नहीं लोकल चुनाव था, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है? क्योंकि बीजेपी ने भी ये कहा था कि मोदी साहब के नाम पर हम वोट मांगेंगे, हमारे पास में एक ऐसा चेहरा है जो सहज स्वीकार्य है, सब लोग उसने स्वीकार करते हैं, उनकी नीति जो बनी हुई है वो बेहतर प्रबंधन, उसकी वजह से बीजेपी को वोट मिलेगा। कांग्रेस का साफ कहना था कि हमने जो काम किया उसके आधार पर कोविड मैनेजमेंट, हमारा चिरंजीवी योजना और महंगाई जिस तरह से उलट फुलट करके
केंद्र सरकार ने जनता पर ला दी है, उसकी वजह से हमें वोट मिलेगा। लेकिन क्या महंगाई का इसमें रिजल्ट मान सकते हैं, किसान आंदोलन की नाराजगी हम मान सकते हैं रिजल्ट पे, ये थोड़ा सा भी देखना होगा। पंकज जी, क्या ये मान सकते हैं कि इस चुनाव पे बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा जो पिछड़ना हुआ उसका बड़ा कारण किसान आंदोलन, महंगाई, पेगासस या ऐसे कुछ चीजें रही हैं? नहीं, देखिए रविंद्र भाई, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है, यदि आप इसको देखेंगे तो अभी जो है 2 दिन पहले ही आंकड़े जो है प्रभाव जो है प्रकाशित हुए, और उसके अंदर जो ऑल ओवर इंडिया की जो आपने बात कही कि 8.6 जो है वो जो है बेरोजगारी दर थी, जबकि राजस्थान में 26.87% से ऊपर बेरोजगारी दर थी। और उसके अंदर यदि आप देखें तो सरकार ने कहा कि जो है किसान जो है वो सबसे ज्यादा जो है उसमें जो है भागीदारी निभाता है रोजगार में, तो वहां कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सूखा और इस कारण से जो है ये बढ़ी है। कोई भी चीज बात आपने ठीक कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये बिल्कुल बात है कि जो पूरा देश है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण आप आज भी राजस्थान में जाएंगे तो ये जो जहाँ चुनाव हुए हैं, जो ग्रामीण पूरा इलाका है, इसमें लगभग 70% से ऊपर जो है, 70% भी क्या मैं देख रहा हूँ, 80-90% जो है वो जो है खेतिहर है, किसान है, कहीं ना कहीं किसान है। तो 80-90% का होने के बावजूद यदि कांग्रेस का बीजेपी का यदि मत निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है यदि आप देखें तो। लेकिन इस बार जो 2 चीज अभी जो अरुण जी ने कहा, जिस बात को कहा, मुझे लगता है कि कई बार जो है यही समझ में नहीं आ रहा था कि अरुण जी जो है अपनी पार्टी का यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या केवल हमारे विरोध के ऊपर आकर के यहाँ पर आए हैं। क्योंकि उन्होंने जो कहा कि वेस्ट बंगाल में जो है इनकी एक भी सीट नहीं आई, जहां पर एक भी सीट नहीं आना, जहां पर इनका दबदबा रहता था, उसके बाद भी जो है उन्होंने उसका नाम लिया। मतलब ये हो सकता है उनकी विचारधारा हो, ये मैं उनको मुबारक। लेकिन हाँ, मैं एक गुजारिश सभी से करना चाहूंगा, मैं पंकज जी आपसे भी, अरुण जी से भी एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हम इसे राजस्थान से बाहर ना लेकर के जाएं, हम राजस्थान में फोकस रखते हैं, लंबी बहस हो जाएगी। आपने कहा तो आज जाने नहीं कर रहा था, लेकिन अरुण जी ने शुरू किया तभी कहा, मैं तो आज यही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो कि जब मत डल चुका है, आज पहला दिन है, आज मत डल गया, एग्जाम का रिजल्ट पहली बार आया। जी पंकज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ दर्शकों से, हम लोग सब इस वक्त क्योंकि कोविड काल है तो हम अपनी अपनी जगह से जुड़े हुए हैं, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, तो जिसकी वजह से पंकज जी भी अभी आप देख रहे हैं कि वो आवाज क्या होता है उसमें? जी पंकज जी, चलिए मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं क्या ये जो बीजेपी को कम सीट मिलना, कांग्रेस को ज्यादा मिलना, ये इशू बेस्ड इलेक्शन रहा कि जिसमें कह सकते हैं कि महंगाई के नाम पे या आपकी चिरंजीवी योजना के नाम पर? जी पंकज जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ नेट का इश्यू आ रहा था, इस वजह से मैं रोका था। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। जी जी जी, कि देखिए ये जो चीजें थी, अभी तो क्या है कि चुनाव की जो असलियत चीजें हैं वो सामने अब आएंगी, क्योंकि अभी तो जो चुनाव जीते हैं, अभी तो वो लोग कहेंगे आकर के बाहर आकर के प्रेस के बारे में, तो अभी आएगी, मैं आपके बात से सहमत हूँ, असलियत तो अभी आनी है, कितने जीते और जो है दूधू में किसने क्या कर दिया, तो अभी आप देखे जाएंगे धीरे करके जो है जितनी सीटें आई है उतने तो आरोप आप मान के चले, जितने अंतर है ना उतने आरोप तो निश्चित रूप से आ रहे हैं। आज मैं लिख के देता हूँ आपको, और नहीं आए तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बताऊंगा। तो ये आरोप तो धीरे करके भी शामिल होंगे, जो लोग वहां हारे हैं जीते हैं वो आरोप लेकर के आएंगे, तो मैं कह रहा हूँ चलती रहेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर जो 2 बड़ी चीजें थी कि लोगों ने जो है मत देते टाइम जो है अपना उपयोग किया, मत के टाइम पर बहुत सारी देखने को मिला। सबसे बड़ी चीज जो थी, आपने कहा ना कि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ यदि देखेंगे तो किस चीज का उपयोग कह रहे हैं, किस चीज का उपयोग किया उन्होंने? मताधिकार का, ही आप कहना चाहते हैं कि अपने विवेक का उपयोग किया? मैं 2 चीजों पे हूँ। देखिए, हमने शिकायतें थी, हमने चुनाव आयोग को करी, जो चीजें हमने कहा चुनाव आयोग को हमने शिकायतें करी, मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन मताधिकार के प्रयोग करते वक्त भी कई चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने कहा ना कि इन चीजों का उपयोग होना चाहिए, परिवारवाद हो या कुछ जो राजनीति में जो कुछ खामियां भी चल रही है। चलिए आप इस बात को खारिज कर रहे हैं कि नेशनल इशू जो कांग्रेस उठा रही थी। जी पंकज जी आपने इन चीजों को खारिज किया है कि जो नेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो महंगाई हो या पेगासस इश्यू हो या फिर आपके जो किसान आंदोलन है, आपने इन तमाम चीजों को खारिज किया है। तो कांग्रेस लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि उनकी चिरंजीवी योजना या फिर कोविड का बेहतर प्रबंधन, उसके नाम पे वोट मिले। देखिए, जनता जो देती है, मैं आपको बहुत साफ बता देता हूँ कि इस राष्ट्र हित के अंदर सबसे बड़ी चीज है, छोटे से छोटा व्यक्ति भी
चाहे कोई भी हो, राष्ट्र हित के यदि अगेंस्ट काम हुआ है तो चाहे उसके फेवर में वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन अगेंस्ट वोट बिल्कुल पड़ेगा। इस देश की जो है 130 करोड़ जनता जो है स्वाभिमान है, इसलिए इस चीज को बात की मांग की चली है, क्योंकि हमने संवेदनशीलता और स्वाभिमान दोनों इस देश का देखा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ पंकज जी, हम इतनी दूर नहीं जाना चाहते। पंकज जी, मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता सर, हम इतनी दूर नहीं जाना चाह रहे। पंकज जी, हम इतनी दूर नहीं जाना चाह रहे हैं। आपने इन बातों को खारिज किया है कि नेशनल इशू जो कांग्रेस उठा रही थी उनका कोई फर्क नहीं पड़ा इस चुनाव पर, तो क्या माने फिर अशोक गहलोत का जो कोविड प्रबंधन जिसके नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही थी, या कहें कि चिरंजीवी योजना जो है उनके नाम पे वोट, या फिर कहें कि जिस महीने आपको खाद्यान्न मिलना चाहिए कि गेहूं मिलना चाहिए उसी महीने मिल पाता है, ऐसी कुछ चीजें जो कांग्रेस दावा कर रही थी उसके नाम पे वोट मिले कांग्रेस को। रविंद्र भाई, कांग्रेस दावा करती ना तो कभी भी जो है दो चीज बड़ी साफ सी होती है। यदि यही दावे सही होते, सरकार के दावे इतने अच्छे होते, तो शायद 2 पार्टी वोटर मिलते। इतने सारे निर्दलीय, इतने सारे अदर वोट नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत साफ सी बात है। आज को भी पहला दिन है, वापस आ रहा हूँ मैं वापस लौटूंगा आपके पास सर, वापस आ रहा हूँ मैं पंकज जी, वापस लौट रहा हूँ। पंकज जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अरुण शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने जो लगातार ये बात कही कि देश में महंगाई विकराल रूप धारण करी हुई है, किसान आंदोलन जारी है, पेगासस की जो आपने बात की उसका, या फिर आपने अपनी उपलब्धियां बताई सरकार की, इन कुछ मुद्दों पे वोट पड़ा है, या फिर कहें कि नहीं ये सेकेंडरी थी, लोगों की सोच कुछ और थी? रविंद्र जी, जितने अभी आपने मुद्दे गिनाए हैं या आप कह रहे हैं कि ऐसा दावा था, अगर उस पे वोट पड़ते तो ये लैंडस्लाइड होती, कांग्रेस की जीत लैंडस्लाइड होती। जबकि ये मुद्दे अपनी जगह खड़े जरूर हैं। महंगाई से कौन इनकार कर सकता है, पेट्रोल फ्यूल की जो हालत है उससे कौन इनकार कर सकता है, ये सारे मुद्दे हैं। आर्थिक नीतियां जो देश की चल रही हैं उससे कौन इनकार कर सकता है। कोरोना का राजस्थान में प्रबंधन तुलनात्मक तौर पे बहुत उदाहरण लायक रहा है, इसकी देश में चर्चा भी हुई है, इससे कौन इनकार कर सकता है। और ये काफी संवेदनशील सरकार रही है, जागरूक रही है अपने काम के प्रति, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे मुद्दे एक साथ रिफ्लेक्ट होके इस मतदान में दिखाई दें, ये नहीं है। ये अपने पुराने ढर्रे पे ही चला है। हमारी एज जरूर है थोड़ी, हमारी जीत थोड़ी सी इनसे ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ता। ये जरूर मानता हूं कि दिन प्रतिदिन मतदाता अब जागरूक हो रहा है, असली मुद्दों की तरफ उसका ध्यान जाना शुरू हो गया है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं जानबूझ के वेस्ट बंगाल और बिहार के दौरे पे नहीं गया था योगेंद्र जी। मेरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो यही था कि एक बार ये चीजें समझ में अगर आने लग गई, 2 साल के बच्चे को अगर समझ में आ गई ये चिड़िया दिखा के मुझे बहका रहे हैं, टॉफी नहीं दिला रहे हैं, टॉफी नहीं दे रहे, तो नरेशन मुख्य मुद्दों पे आ जाएगा। वो आता हुआ दिख रहा है, उसकी आशा है मुझे, और इसलिए मैंने वो 2 एग्जाम्पल दिए थे। और बड़े दिल वाली बात है, कांग्रेस वेस्ट बंगाल में अगर हार भी गई तो रंज और खुशी की बात नहीं है। ये सिर्फ इतना होता है कि मतदाता ने समझ के कि क्या प्राथमिकता है इस समय उसकी, उस हिसाब से उन्हें एकजुट होकर मत किया। तो जो महत्वपूर्ण घटना है वो सबको नोट करनी है, इसीलिए उसका उदाहरण दिया। जी चलिए, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया, जैसे मैं कह रहा हूं कि पेगासस में तो मुझे पता नहीं गांव में कितना असर है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि, या फिर आपका प्रबंधन। अगर कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ा है तो ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो प्रबंधन किया कोविड के दरमियान, जो कांग्रेस लगातार ये बात कहती रही, चिरंजीवी योजना की बात करते, तो ये कुछ मुद्दे रहे वहां पे, या फिर ये कहें कि ये सब कोई मायने नहीं रख रहा था वहां पे? सर, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है लोकल मुद्दों का ज्यादा इस चुनाव में रोल रहा है। कौन किस जात का है, कौन किस बिरादरी का है, किसका पिछला कार्यकाल कैसा रहा है, प्रधानी का दावेदार कौन है, किसको कहाँ पटखनी देनी है, किसको यही रोकना है ताकि आगे जिला प्रमुख या प्रधानी में जो है वो रोड़ा ना ये अटके। इन सारी चीजों, क्योंकि छोटा चुनाव है,
3,3200 3,500 के पंचायत समितियों के बूथ हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, स्टेट इश्यूज और नेशनल इश्यूज, किसान आंदोलन, पेगासस, सारी चीजें एक ऐसा वर्ग जो मोर इंटेलिजेंट वर्ग है, जो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में जिसकी काउंटिंग होती है और जो वोट डालने भी बहुत कम जाता है, वो घर पे बैठ के ड्राइंग पॉलिटिक्स ज्यादा जो लोग करते हैं, ये उन लोगों पे प्रभाव डालने वाली चीजें हैं। ठेठ गांव का व्यक्ति, ठेठ ढाणी का व्यक्ति, जो देसी व्यक्ति है, उसके पास इन सारी चीजों का कहीं मुझे ये नहीं लगता है कि कोई बड़ा रोल रहा होगा। लोकल इश्यूज का ज्यादा रोल रहा है। रही बात, आपने जो सबसे पहले एक बात दोहराई थी कि आज का मतदाता एक घर के बारे में आप नहीं बता सकते कि कौन किसको वोट दे रहा है। एक फैमिली के 10 मेंबर हैं, 3 मेंबर कहीं वोट डाल जाएंगे, 4 कहीं डाल जाएंगे, 4 कहीं डाल जाएंगे। सर, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बहुत सुंदर इस लोकतंत्र में बहुत सुंदर चीजें हो रही है और ये हमारी खूबसूरती है। क्योंकि एक दौर था सर, नेताओं ने बहुत लूटा है, जनता अब जाके समझदार हुई है और अब जाके जनता को ये लगा है कि जिसके लिए हमने मैयत तक जाना बंद कर दिया, शादियों में बुलाना बंद कर दिया, वो नेता तो जयपुर दिल्ली वाले एक हैं। उनको आज ये पता लगा है कि जिन नेताओं के लिए हम झगड़ रहे हैं, उन नेताओं की तो आपस में बिजनेस पार्टनरशिप है। वो तो दिल्ली और जयपुर में एक साथ फार्म हाउस पे बैठ के गॉसिप करते हैं। उनकी जो वाइफ है वो आपस में धर्म बहन बनी हुई है। तो उनके लिए हम क्यों लड़े? पहले ये स्थितियां थी सर, नेताओं के लिए जो इमोशनली जुड़ाव था जनता का, वो बहुत ज्यादा था। और ये जो आज इमोशनली जुड़ाव कम हुआ है, या जनता यूं कहे कि एक चुनाव में किसी को वोट देती है, दूसरे चुनाव में किसी पार्टी को वोट दे देती है। हमने देखा 2018 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आई सत्ता में, और 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि वही कांग्रेस पार्टी 25 में से 0 सीटों पे आके समझ गई। मतदाता तो सिर्फ वही थे। अभी हमने देखा 21 सीटों पे, जब 21 जिलों में चुनाव हो रहे थे 6 महीने पहले, तो भारतीय जनता पार्टी 14 जिलों में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही। 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने बना लिए, और अब 6 जिलों में हो रहा है तो मैक्सिमम जगह कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ रही है। सर, हर चुनाव की एक अलग इक्वेशन बैठती है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जनता बहुत समझदार हो गई है, और इसका सारा क्रेडिट नेताओं को जाता है, क्योंकि नेताओं ने जनता को सिर्फ काम में लिया। आज भी वो जख्म जो 30 साल पहले नेताओं ने डाले थे, गांव में और ढाणी में आप जाके देखोगे तो वो जख्म आज भी है। लोग आज भी मैयत तक में नहीं जाते हैं, आज भी गांव में धड़े बंधे हुए हैं, पार्टियां बंधी हुई हैं, आज भी लोग शादी ब्याह में नहीं बुलाते हैं। और जिनके लिए जो कर रहे हैं, वो जयपुर और दिल्ली में एक साथ बैठ के अच्छे कैफेटेरिया में कॉफी पीते हैं, एक साथ वो बिजनेस पार्टनर है। तो इसका उलाना हम नेताओं को ही देंगे। जनता अब जाके समझदार हुई है, जो आज से बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये बात तो ठीक है कि, लेकिन चलिए मैं एक दूसरे नजरिए से देखता हूं कि भारत की राजनीति में जिस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं कि इमोशंस कम हो रहे हैं, और जिस तरह से एक कहूं कि रिवेंजफुल प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिशोध जो तब्दील हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है। और जैसे चुनाव बाद की हिंसाएं जो होती हैं, और ये बात ठीक है कि ऊपर दिग्गज नेता जो हैं वो बैठते हैं, लेकिन अब वो स्थितियां वहां पे भी कम होती जा रही हैं। महिपाल जी, ये तो कोई बिजनेस पार्टनर जो 30 साल पहले के आप कह रहे हैं, उन्हीं के संबंध चल पा रहे हैं। आजकल तो एक दूसरे के यहाँ पे विवाह समारोह में भी दूसरी पार्टियों के नेता बहुत कम देखे जाते हैं। पहले ये नहीं कह सकते थे कि ये किस पार्टी का नेता है, वहां सब लोग मिलते थे, चाहे बारात के स्वागत की बात हो या फिर हंसी ठिठोले की बात हो, खाना खाने की बात हो। ये राजनीतिक जो सरगर्मियां या राजनीतिक जो ये कहूं कि प्रतिद्वंदिता था, वो बस एक लिमिट तक रहती थी। आजकल तो अगर किसी के यहाँ देख लो, किसी छोटे कार्यकर्ता के घर में अगर कोई बड़ा नेता आ भी जाता है दूसरी पार्टी का, तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से बुलाना भी पसंद नहीं करता है कि मैं घर पे आके आशीर्वाद दिला दूंगा वर और वधू को, अब मत आइएगा। ये स्थितियां अब बन गई हैं। चलिए, लेकिन अगर वो कॉफी पीते हैं साथ में, तो भी मैं कहूंगा कि, या उनकी पत्नी अगर बहन की तरह भी अगर मिलती हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए कुछ पुराने प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से राजनीति में ये चेहरे तो दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ी चिंता का विषय है कि अब राजनीति का दौर बदल रहा है जो हम सब लोगों के लिए। खैर, मैं आपकी बात से काफी हद तक, आज भी हम देखते हैं कि छोटे चुनाव में अभी आज रिजल्ट आए, भगवान ना करे कि कोई ऐसी दुखद घटना हो, पर बहुत सारी जगह चुनाव आने के रिजल्ट के बाद जो है, कई जगह हो चुकी है, राजस्थान में भी मतदान के तुरंत बाद आने वाली कई पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं। मतदान के तुरंत बाद कई घटनाएं, मुझे अच्छे से ध्यान है। फतेहपुर का वाकया
लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर का, नहीं फतेहपुर का ही था उस समय। मैंने भी वो वर्षों से चला आ रहा है वो सिलसिला, अभी तक सरपंच के चुनाव का झगड़ा अभी तक कितने ही लोग तो उसमें इंजर्ड हो चुके हैं और कितने ही मुकदमे हो चुके हैं। दोनों परिवारों को जैसे अवसर मिलता है दोनों तरफ से जमकर उनमें लाठीपटा जंग होती है। तो मुझे लगता है कि ये गांठ-बंधी बांध के रखनी चाहिए, क्योंकि लोकल जो चुनाव होता है वो मूंछ की लड़ाई का भी बन जाता है। कई लोगों का कहना है कि सांसद बनना सहज है लेकिन सरपंच बनना बहुत मुश्किल है। अगर काम वाले एक बार मूंछ का सवाल बना लेते हैं, मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मुझे किसी ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीकर या जयपुर ग्रामीण में कई चुनाव लड़ा, गांव वालों ने ऐसा पैतरा फेंक करके उन्हें सरपंच का चुनाव लड़ा दिया, वो हार गए आईएएस रहने के बाद। जब वो गांव आईएएस या फिर आईआरएस कुछ थे, वो अपने बच्चों के साथ उस गांव में गए, मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि बस इस गांव में मेरा आखिरी यात्रा है और आप लोगों को कसम है कि मेरा फ्यूनरल भी यहाँ मत करना। ये एक ऐसी स्थिति गांव में बड़ी टिपिकल पोजीशन बन जाती है कि तो मुझे लगता है कि जैसे कहा जाता है कि भैया सरपंच बनना बहुत टेढ़ा काम है। अगर कोई लगातार सरपंच बन रहा है तो समझ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में उसकी कितनी गहरी पैठ होगी। ये सच्चाई है। ग्रास रूट पे जिस व्यक्ति की पकड़ है वो सरपंच बन पाता है, क्योंकि देखिए पार्टियों से बंधे होते हैं आप ऊपर के स्तर पर। चुनाव सरपंच का नहीं, लेकिन चर्चा मैंने ऐसे ही शुरू कर दी। मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार फिर। ओम जी, लेकिन एक मुझे जो अभी भी डर जो दिखाई दे रहा है राजनीतिक दलों के जेहन में, घोड़ों के लिए बड़े घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और नजर मुझे लगता है कि महिपाल जी के जो आला कमान है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की गई होगी या शुरू हो जाएगी कि आप हमारा सहयोग करिए। आज जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, को जरूरी नहीं है कि 6 तारीख को जिला प्रमुख या फिर आपके प्रधान में यही रिजल्ट सामने आए, ये बदल भी सकते हैं, क्योंकि दल बदल है नहीं है। और जिसको जो अवसर मिलेगा, यानी कि अवसर को कैसे अपने अनुसार उसे ढालने की कोशिश करता है, उसे सुअवसर में कैसे बदल लेगा, कोई पता नहीं है। तो ऐसा डर है। ये डर क्यों सताता है राजनीतिक दलों को? अब तो टिकट भी दे चुके, वो जीत भी गए, लेकिन फिर भी डर है। देखिए, इसके लिए तो पिछला जो 2015 का जो सारा सिलसिला था उसको देख करके लगता है कि जीतने के बावजूद भी किस तरीके से जिला प्रमुख कहाँ से कैसे कैसे बने। तो वही हाल है। उसी भय से चोमू पैलेस या फिर मथुरा के रिसोर्ट्स और ये सारे जो देखने को पढ़ने को मिले हैं, ये सब हो रहा है। तो ये भय तो बरकरार है, क्योंकि खुद को अपने पे अपने दल की दोनों तरफ बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ के लिए बोल रहा हूँ, एक तरफ के लिए नहीं कह रहा। दोनों ही तरफ ये हाल हो रहा है कि किसी तरीके से किसी को इधर बिठाओ, किसी को उधर बिठाओ, जाने मत दो। ये मुझे लगता है कि ये कोई बाड़ाबंदी वाला, भेड़बंदी वाला सिलसिला थोड़ी होता है। मतदाता या जिसकी हैसियत बनी है उसको आप इस तरीके से, और वो जा रहा है, वो ये बड़ा अपमानजनक। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे स्वीकार कर लेते हैं लोग कि भाई मैं इलेक्ट हो गया हूँ, मैं तुम्हें वोट करूंगा, कह दिया ना, तुम्हारी पार्टी का हूँ या तुम्हारे समर्थन में हूँ। विश्वास ही नहीं है, आपको बंद करके रखेंगे और उसके साथ में करेंगे। तो ये हम लोग जो, मैं समझता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज के भी हमारे साथ में बैठे हैं वो भी सोचेंगे इस बात को। ये ठीक दृश्य नहीं बनता। और जैसे अभी महिला जी बोल रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जिस जगह से वो आते हैं वहां पर जो उस वक्त जो आर्य समाज का मूवमेंट था, जो सुधार का मूवमेंट था, वो कितना प्रभावी था। इनके मनों पे, मस्तिष्क पे, इनके बड़े लोगों पे क्या क्या असर हुआ उसका। राजशाही से और सामंतशाही से कैसे मुक्त हुए, कैसे डेमोक्रेसी में आस्था बनी, कैसे नागौर में पंचायत का सारा सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो ये सब अब भी वही मन की स्थितियां हैं। ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं हम लोग ना। जो कुछ महंगाई का है या बेरोजगारी का है या किसानों का मसला है या लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इन सब के असर पड़ रहे हैं हर आदमी पर। हर आदमी का जो मन है वो बड़ा विचलित है इस बात से। ऊपर से कुछ भी बोलता हो, उसके पास में वो भाषा नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर सके, लेकिन उसके पास में मत तो है ना। तो उस मत का प्रभाव, उस पर प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। जो कुछ किसानों के साथ का सिलसिला, मुझे लगता है कि इन पंचायतों में वो आना चाहिए। क्योंकि टिकट नहीं मिल रहे तो निर्दलीय खड़े हो गए। ये निर्दलीय खड़े होने वाले जो हैं वो किधर जाते हैं, ये मुझे लगता है कि ये उधर ही जाएंगे जिधर की किसानों के हित की बात होगी निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में दृश्य बहुत अलग होगा रात को 10 बजे बाद में। और वो दृश्य क्या होगा इसके बारे में हम दावे से कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जब बन जाएगा तो हम फिर निश्चित रूप से एक एनालाइज करके बताएंगे कि पिछले दिन जो हम बात कर रहे थे, इनके अवचेतन में क्या क्या चल रहा है, चेतन में क्या चल रहा है, उन सब का नतीजा है कि ये सब हो गया। क्योंकि 2015 में हमने देखा है ये का यही हुआ। वो
सिलसिला बदलेगा जाकर के मुझे लगता है। और सुबह सुबह लोग इस बात की इसको लेकर के बड़े चिंतित थे कि आज किसका वोट बनेगा, लेकिन समझ में आ रहा है कि लोग कैसे वोट कर रहे हैं और किस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। परिणाम के बाद की जो जिम्मेदारी है, या फिर कहें कि अपने कुनबे को संभाल के रखना, यानी कि जो जीत के आ गए कुनबे के लोग ही हैं वो अपने, उनको संभाल के रखना एक बड़ी चुनौती होगी अब। तो इसके लिए कुछ बीजेपी की व्यवस्था है कि हाँ बिल्कुल जो आ गए वो तो हमारे साथ में रहेंगे, तो डर तो नहीं है? नहीं, बीजेपी के साथ तो थोड़ी। आप उनकी तो दो बात बड़ी चालाकी से कही कि बाकी सारी बात एक बात बड़े जोर से कहे। तय होता है कि हम किसानों के साथ हैं या बाहर हैं। कब तय होता है? रात 10 बजे बाद तय होगा कि हम कहाँ पर हैं। तो ये जो बात है ना, ये कहीं ना कहीं युवा पे आई कि रात 10 बजे बाद क्या होता है, क्योंकि किसान तो दिन में काम करता था, रात को थोड़ी काम करता है। कि फिर चलो कोई बात। रही बात विश्वास की कि लोग ऊपर से देखते हैं, नीचे से नहीं देखते। आज छोटा बच्चा यदि गलती करता है तो नहीं करता। अरे भैया, विश्वास कहाँ छोड़ा आपने? विश्वास यदि होता तो नालायक और निकम्मा नहीं कहा जाता। और आज भी विश्वास नहीं है। मैं समय कम है, मैं तो वो जानना चाहता हूँ कि अभी भी कोई डर तो नहीं है बीजेपी को? अभी कोई डर तो नहीं है परिणाम के बाद का? वहां भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वहां विश्वास होता तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आज फिर जो है मौजमाबाद की जो है। अरुण शर्मा जी से जरूर जानना चाहूंगा उनके विश्वास के बारे में। मैं आपके विश्वास की बात कर रहा हूँ। बीजेपी को अभी डर तो नहीं है कोई? उन्होंने वो विश्वास तो दोनों पार्टियों में जो है वो बताया कि देखिए, मैंने कहा ना कि हम जो लोग हैं, हमारे जितने लोग थे, जो लोग जीते हैं, जो लोग हैं, उनको सबको एक साथ रखा है। इसमें कहीं दो वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपको मैं जो अभी जो बात मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहा हूँ कि उस बात को कि जो चीजें कही, क्योंकि हम क्या होता है कि हम देखने की बजाय हम ये कहते हैं कि सब कुछ जो है मतदाता ठीक करे, सब कुछ चीजें जो है वो करे। हमारी जो चीजें हैं हमने उसके मन मस्तिष्क में डाल दी। वही अरुण जी ने कहा, वही कहा। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आज तो पहला ही दिन है सर, तो अगला चुनाव तो बहुत टाइम आएगा। चलिए अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। बढ़त आपको मिली है, लेकिन कोई चिंता तो नहीं है अभी बढ़त के साथ में कि कहीं कोई हमारा साथी ले उड़े? 2 मिनट रुक गया जी। क्या आज भी क्या ये लोग सोचेंगे कि एक मंत्री अपने परिवार में से क्या 3-3 व्यक्तियों को चुनाव लड़ा करके जिताएगा? क्या होना चाहिए ये? आज आपसे पूछेगा जाएगा। मैं कह रहा हूँ हो सकता है जीते या नहीं जीते। देखिए, जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जहां जहां जीते, क्योंकि जिस तरीके से जीते, आज लाल चौक के अंदर प्रसाद लाल मीणा जी जब खड़े होंगे तो मुझे बताइए कि आज जब आदमी मंत्री आता है तभी हो जाता है, तो बाकी चीजें आदमी कैसे करेगा? क्योंकि 2.5 साल की सरकार में कैसे किसी लोगों को की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए क्या कि एक घर से 3 व्यक्ति? ये तो देखिए राजनीतिक सुचिता की बात तो राजनीतिक दलों को खुद को तय करना पड़ेगा कि हमारी किस गाइडलाइन के तहत हमें काम करना है। ये तो आप लोगों को तय करना चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप लोगों को तय करना चाहिए, राजनीतिक दलों को, सबको, कि हाँ वास्तव में मैसेज क्या देना चाहते हैं पॉलिटिक्स में इस समाज को। मैं चलिए समय कम है सर, पंकज जी समय कम है, मैं दोनों के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, अभी किसी बात का डर तो नहीं है कांग्रेस को? या ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को किस बात का डर है? डर तो बीजेपी को है कि अभी कांग्रेस वाले जो उनके साथी हैं उनको भी अपने खेमे में कर सकते हैं। ये डर है, कांग्रेस को भी सता रहा है ये डर? नहीं योगेंद्र जी, आप सवाल पूछ रहे हो सही एड्रेस पे पूछ रहे हो। हमको तो डरना ही चाहिए। जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, हमारे पास डरने की प्रॉपर वजह है। इसीलिए ये बार बार बाड़ेबंदी का जिक्र जरूर होता है योगेंद्र जी, लेकिन ये पिछले 7 सालों की देन है। इनकी जो शुचिता है वो पूरे देश में फैली हुई है जगह जगह। वो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटका की हो, मणिपुर जहां इनके 2 एमएलए थे वहां सरकार हो, गोवा की सरकार हो। लेकिन प्रधान और जिला प्रमुख में भी ऐसी नजरें हैं क्या? प्रधान और जिला प्रमुख में भी ऐसी नजरें हैं क्या अरुण जी? ऐसी नजरें जिला प्रमुख और प्रधान पे भी हैं? नहीं, लेकिन इस बार ये गढ़ बहुत मजबूत है। हमें मालूम है राजस्थान आंखों में खटकता है कई बार बीजेपी को, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। हम बड़ी मजबूती से अपनी संभाले हुए हैं और लोग हमारे साथ रहेंगे। चलिए समय कम है, महिपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ आप लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं या फिर बिल्कुल आप लोगों ने सबको एकदम स्वच्छंद छोड़ा हुआ है कि कहीं कोई बात नहीं है और हम लोग बिल्कुल जहां तय करेगी पार्टी लाइन वहीं जाएंगे सब लोग? या आप लोगों को भी किसी तरह का कोई खतरा है? सर मुझे कह रहे हैं? हाँ महिपाल जी, कोई खतरा तो नहीं है आपको? नहीं, हमें किस चीज का खतरा? हमें कोई खतरा नहीं है। हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जो रिजल्ट आए हैं
हमने जो सोचा वो शासनानुरूप नहीं है, फिर भी हम पार्टी प्रोटोकॉल के तहत और हमारे पार्टी के सब लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा है सबकी हम जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे और इस पे एनालिसिस करेंगे। रही बात जितने लोग जो हमारे चुनाव जीत के हैं वो किसके साथ जाएंगे, कौन से धड़े में जाएंगे, वो आदरणीय हनुमान जी को, आदरणीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोपालगढ़ विधायक पोखराज जी को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोर कमेटी को तय करना है। कोर कमेटी का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो चुनाव जीत के हैं वो उसी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। चलिए, अब सबकी निगाहें टिकी होंगी परिणाम के बाद। जो जीते उन्हें शुभकामनाएं हैं और जो हारे हैं वो नर्वस ना हो। हर जीत से कोई ना कोई सीखता भी है और हार से भी सीखता है, तो आप सीखिए जरूर। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि जिला परिषद जीतने के बाद क्या जिला प्रमुख उसी वोट का जो, या कहें कि जो संख्या बल है उसके आधार पर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, प्रधान वैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये सवाल इस वजह से उठते हैं कि अगर पास्ट हम देखें, थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड अगर राजनीति का देखें तो कुछ इसी तरह का था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। तो निश्चित रूप से जैसे इसके रिजल्ट आएंगे हम जरूर आप तक हमारे साथियों के साथ पहुंचेंगे और बताएंगे कि हाँ, तस्वीरें कैसे बदल गई, या फिर वास्तव में जैसे मतदाता ने वोट डाला था वैसे ही जिला प्रमुख या पंचायत समितियों की तस्वीर बनी है। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।